दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखा कि इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और उससे पाकिस्तान हिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को बार बार परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है। तो इंडिया ने कहा पाकिस्तान को सबक सिखा दो, पाकिस्तान को अपने टेंडर हुक पे रखो, या पाकिस्तान को ऐसा परेशान करो कि पाकिस्तान सांस ना ले पाए। पाकिस्तान ने भी कोशिश की एक्सरसाइज करने की, लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, तालिबान ने पाकिस्तान को घेर के रखा हुआ है। साथ में जो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स है पाकिस्तान के अंदर, वो आज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, टीटीपी इनको टारगेट कर रहा है, बीएलए इनको टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खराब है, पाकिस्तान कैसा सोचता मैं क्या करूं। लेकिन पाकिस्तान के लोग बार बार बांग्लादेश चाहते हैं, और जो चिकन नेक है बांग्लादेश का, जो कनेक्ट करता है इंडिया को, मेन लैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे हमारी 4 स्टेट्स हैं, उसको टारगेट करने की बात करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान से भी बदला ले रहा है। अब इंडिया ने सोचा कि जब ये बार बार पाकिस्तान हरकत कर रहा, बांग्लादेश पे चिकन नेक के ऊपर बात कर रहा, वहाँ पे टर्की भी जाता है चिकन नेक के ऊपर बात करने के लिए। चाइना भी यहाँ पे 2 एयरबेसेस जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की थी, उनको एक्टिव करने के चक्कर में लगा हुआ। मतलब इंडिया को हर एक तरफ से टारगेट करना चाहते हैं सारी कंट्रीज। तो इंडिया ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। लोग कह रहे थे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की पूरी तैयारी है, लेकिन इंडिया ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी कि चिकन नेक के एरिया को भी देख करके और बाकी जगह भी चाइना को भी एक उसने डायरेक्शन दे दी। और ये जो एक्सरसाइज इंडिया ने शुरू की है, ट्राई सर्विस की मेन एक्सरसाइज है, ये की जा रही है मेचुका के अंदर। मेचुका एक इम्पॉर्टेंट जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे एक्सरसाइज का काम किया जा रहा है, एक्सरसाइज होने वाली है वहाँ पे। और मेचुका से एक चाइना को मैसेज दिया जाएगा, साथ में बांग्लादेश को मैसेज दिया जाएगा, साथ में पाकिस्तान को बांग्लादेश को, दोनों को मैसेज दिया जाएगा कि हम तैयार है। और इस टाइम पे जो एक्सरसाइज है, उससे बांग्लादेश के अंदर हड़कंप मच गया। इसी पे चर्चा करने के बाद से बैठे होते शंकर पानी जी, नॉर्थ ईस्ट में भी कई बार जा चुके हैं, जो इन्होंने आज एक अपने गले में पहना या जैकेट पहनी है, ये नॉर्थ ईस्ट की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो उदय शंकर पानी जी, आपसे सुनना चाहेंगे, आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताइए, फिर मैं भी बात करूंगा अरुणाचल प्रदेश की, और क्या एक्सरसाइज का पर्पज है। सर, ये पाकिस्तान की घबराहट तो है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट कैसे करें। तो रिएक्ट क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने अंकल अपने जो आका ट्रम्प है उनको बोला कि यार अभी ये सब हो रहा है, इंडिया इतना ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और हमारी किस्मत खराब है कि अब चाइना भी उनके साथ मिल गया, रशिया भी मिल गया उनके साथ, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा यार मैं जरा ड्रामा क्रिएट करता हूँ कि तुम लोग एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही उन्होंने एक बहाना कर दिया आके। तो अभी अगर चाहें, इवन बर्मा कैन ट्रबल बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश को सबक सिखाने का एक ही तरीका है सर, जिस तरह से पीओके को काटना है ना, पाकिस्तान को भी अपना बांग्लादेश को भी आधा काट देना चाहिए बिल्कुल। और वो जो हमारा जो चिकन नेक है वो चौड़ा हो जाएगा, वो चिकन नेक नहीं कहलाया जाएगा, वो इट विल लुक लाइक अ गुड सेफ वैली। रीनो नेक उसको बनाने के चक्कर में 60 किलोमीटर चौड़ा करने का प्लान है इंडिया का। वो कर देगा, वो 5 नहीं 50 किलोमीटर ले आएंगे सर। कोई वो बांग्लादेश को सबक सिखाना कोई इतना मुश्किल नहीं है आगे। वो उनको एक डंडा पड़ेगा ना, और वो फिर वो घूमते रहेंगे, वो पिछवाड़ा पकड़ के रोते रहेंगे जाके ये लोग। तो क्योंकि देखिए उन दोनों की जात एक ही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की जात एक ही है। ये देखो मेन जो वहाँ पे वो है जमात इस्लामी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपके। हाँ, तो वो पाकिस्तान तो पूरा टेररिस्ट एक कंट्री है, तो वही आदत इनको बांग्लादेश को मिल गई है। वहां पर उन्होंने एक सो कॉल्ड नोबेल प्राइज का एक टेररिस्ट वहां पर बिठा दिया, अपना एजेंट बिठा दिया अमेरिकन डीप स्टेट ने। और वो भी उसका दिमाग ही पूरा टोटली नेगेटिव एंड डिजास्टर है, जो हिंदुस्तान को प्रोवोक किए जा रहा है। और मोदी जी ने एक दिन ऐसा उसको झटका देना है, वो कहाँ मिलेगा नहीं, गायब हो जाएगा जाके। So I'm sure India is organized. India is preparing to fight on different fronts. आज हमारी मेन जो त्रिशूल है, हम 3 फ्रंट पे लड़ाई कर सकते हैं आज की डेट में। हमारे पास इतना ऑर्गेनाइज्ड है, और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है तीनों फोर्सेस की, आई थिंक इट इज प्रेजवर्दी। और जिसका छोटा सा एग्जांपल आया था, ये हमारे
सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वहां थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल था, बट नाउ वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और उसी को और मजबूत किया जा रहा है विद दिस त्रिशूल ऑपरेशन। देखो, जो इस टाइम पे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एक्सरसाइज की जा रही है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज की जा रही है मेचुका के अंदर। मैं आपको मेचुका की बात बताऊं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो कोई हमारी फोर्सेस पोस्टेड नहीं थे बॉर्डर पे, क्योंकि नेहरू उसकी परमिशन नहीं देता था। लेकिन फोर्सेस के पहुंचने से पहले वहां पे आईबी पहुंच गई थी। बी एन मरिक थे आईबी के चीफ, बड़े कैपेबल ऑफिसर थे, और उन्होंने वहां पे पोस्टें खोलनी शुरू कर दी बॉर्डर पे, जहाँ पे ना कम्युनिकेशन ना कुछ था। और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे काफी जो आईबी के लोग थे उनका पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, क्योंकि ना वो रास्ता वहाँ खाने का सामान था, ना भेजने का कोई रास्ता था, और वहाँ पे उगता भी कुछ नहीं था। स्कैटर्ड पॉपुलेशन थी, और वहाँ पे ना खाने पीने की चीजें भी नहीं थी, रोड्स भी नहीं बने हुए थे। जब 1962 का वार हुआ तो जो हमारी फोर्सेस थी उनको पैदल जाना पड़ता था अपने बॉर्डर की पोस्ट पे, जिसके अंदर जाने के लिए उनको 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे। और क्योंकि नेहरू ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया यहाँ पे, नेहरू ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी मैं आपको 70s की बात बताता हूँ, जब रॉ बना 1968 में, तो हमारी पोस्टें खुली थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो जो लोग हमारे जाते थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उनको एक जगह पे ड्रॉप कर दिया जाता था, वहां से जाकर के अपनी पोस्ट पे पहुंचते थे। पोस्ट पे पहुंचने के लिए उनको 7 से 10 दिन लग जाते थे पैदल जाते हुए। रास्ता वहां पे बना हुआ था, जैसे आपका पगडंडियां बनी हुई हैं, और वहां पे उनको ले जाते थे पीएसजी, हमारे पीएसजी होते थे, जो उनका पोर्टर भी होते थे, साथ में उनके सिक्योरिटी गार्ड होते थे, जो उनका सामान लेके जाते थे, क्योंकि पहाड़ी लोग तो सामान भी उठा सकते हैं। तो 7-7, 10-10 दिन के बाद अपनी जगह थे, और बीच बीच में रुकते थे। वहां पे छोटी छोटी जगह बनी हुई थी इनके रहने की, जहाँ पे रहते थे, रात को सो जाते थे। और जब पोस्ट पे पहुंचते थे तो उस टाइम पे वहां पे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं होती थी। 2 या 3 आदमी होते थे एक पोस्ट के ऊपर, और खाने की इतनी कमी होती थी, किस तरीके सर्वाइव करते थे। फिर उनको बाई एयर कुछ सामान भेजा जाता था, उनको ड्रॉप किया जाता था, कुछ आर्मी से कहा जाता था उनको सामान दो। तो वो वहाँ पे रहते थे, छोटी कई झुग्गी में रहते थे काफी लोग, लेकिन सर्वाइव करते थे, अपनी ड्यूटीज करते थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तब ये था कि हमके जॉब तो मिल गई, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करते थे। और उसके बाद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जब AK एंटनी थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, तो उनसे पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि आप रोड क्यों नहीं बनाते अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के अंदर। उन्होंने कहा जी हम रोड बनाएंगे तो चाइनीज आ जाएंगे। 1962 में चाइनीज आ गए थे, लेकिन चाइनीज वहां से इंडिया के अंदर एंटर नहीं किया। उनको पता था कि आएंगे तो हमारी सप्लाई लाइन कहाँ से जाएगी। अल्टीमेटली वॉर खत्म हो गया, कुछ भी रीजन हो उसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग जाते थे अपनी पोस्टों पे, सर्वाइवल इतना मुश्किल होता था। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी की गवर्नमेंट आई, तो वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन दिया गया। वहाँ पे 2000 किलोमीटर की हाईवे बन गई, जो सारी की सारी जगह को कनेक्ट करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि बॉर्डर एरिया को। बॉर्डर पे रोड बनने शुरू हो गए, बॉर्डर पे टनल्स बननी शुरू हो गई, और वहाँ पे 8 इंडिया ने बनाई ALG, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जगह जगह के अंदर, जिसमें से एक मचुआ के अंदर बनाई गई, और भी जगह में बनाई गई, ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लेन उतर सके, वहाँ पे फाइटर जेट उतर सके, ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी गई, और साथ में वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम भी डेवलप करना शुरू कर दिया, बिजली भी देनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब वहाँ पे लोग पहुंचे, जो जिनकी पोस्टिंग की जाती थी, उनको भी कुछ फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई, फिर रोड्स बनने शुरू हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे अब एक्सरसाइज कर रहा है हमारा देश। जो हमारे होम मिनिस्टर है, तो वो भी विजिट किया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फॉरवर्ड एरियाज के अंदर, चाइना को बताने के लिए, क्योंकि चाइना भी परेशान कर रहा है कई बार। तो इसलिए इंडिया ने एक जो एक्सरसाइज की है वो की है मेचुका से, जो एक एडवांस जगह पे बैठी है, जो एडवांस है, यानी कि बॉर्डर के बहुत क्लोज है। एक ये मैसेज है चाइना को, और एक ये मैसेज है बांग्लादेश को, और एक लोगों को मैसेज है कि जो चिकन स्नैक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेफ गार्ड करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज का पर्पज है बांग्लादेश को बताना कि तुम्हारा जो नजर है चिकन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस से जब पाकिस्तान के आर्मी के नंबर 2 मिलने आए थे, जो पिछले हफ्ते आए थे, तो उस टाइम पे मोहम्मद यूनिस से उनको एक बुक प्रेजेंट की थी। बुक के ऊपर जो मैप था वो था ग्रेटर बांग्लादेश का था। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब है कि 7 जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनका मैप था, उनका एरिया अपने बांग्लादेश के अंदर दिखाया गया। साथ में कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया, कुछ उड़ीसा का एरिया, कुछ बाकी जगह का एरिया, बिहार का एरिया उसके अंदर दिखाया गया। तो एक मैसेज है बांग्लादेश को कि तुम कहते हो ग्रेटर बांग्लादेश, हम तुम्हारा बांग्लादेश ही खत्म कर देंगे। और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज है बांग्लादेश को मैसेज करते देना कि तुम्हारा हम सत्यानाश कर देंगे जब भी चाहेंगे। और एक मैं इस चीज से हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मैंने मेचुका विजिट किया हुआ है,
एक बार सिचुएशन ये थी कि एक बार हमें जाना पड़ा कि हमारे जो पोस्ट थी वहाँ पे, वहाँ से मैसेज आया, क्योंकि उस टाइम पे रोड्स नहीं हुआ करते, सिर्फ बाई एयर कनेक्शन होता था ज़्यादातर पोस्टों का। तो मैसेज आया कि हमारे पास 10 दिन का राशन रह गया, 7 दिन का मैसेज रह गया, 5 दिन का रह गया, 4 दिन का रह गया। तो उस टाइम पे इमरजेंसी हुई, क्योंकि वेदर बहुत खराब था, बारिश बहुत होती है उस एरिया के अंदर। तो जब 3 दिन का आया कि हमारे पास तो रहा नहीं, तो अल्टीमेटली हेलीकॉप्टर लेकर के हम 2 लोग गए, मैं और मेरे बॉस। साथ में हम ले गए आलू, प्याज, टमाटर, सॉस, बाकी जो आपकी दालें ले गए, साथ में नमक वगैरह चीजें सारी की सारी लेके चले गए वहाँ पे। और जब हम जा रहे थे तो इतना वेदर खराब था कि एक बार सोचा कि वापस आ जाए, लेकिन हम किसी न किसी के बाद लैंड कर गए। और जैसे ही लैंड किए तो उस टाइम पे जो आर्मी की एक ब्रिगेड था, उसके आपके उनके मैप में आ गया कि एक हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है इस वेदर के अंदर। तो उनका जो कर्नल था वो भागा भागा आया उस जगह के ऊपर कई किलोमीटर का सफर करके, और उसने हमको मुबारकबाद दी कि आप इस वेदर में अगर यहाँ लैंड किए तो चाइना का तो मॉरल बड़ा डाउन हो जाएगा कि हम इस वेदर के अंदर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमने जब सारी चीजें अपने स्टाफ को दी तो वो खुशी से झूम गए कि हमारे को राशन मिल गया, अदरवाइज उनका समय भी मुश्किल है। आज उस जगह से इंडिया एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, यानी कि ऑपरेशन परिहार है सर इसका नाम, जो बांग्लादेश को चैलेंज दिया जा रहा है, जिसके थ्रू चैलेंज दिया रहा है चाइना को कि हमारी चिकन नेक पे नजर मत रखना। तो ये जो इंडिया का ऑपरेशन है एक बड़ा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, बड़ा डायरेक्ट मैसेज है बांग्लादेश को कि अगर तुमने हिमाकत की तो तुम्हारे जो हमारे चिकन नेक है उसको हम रीनो का नेक बना देंगे। और हमारा एक इंडिया का प्लान है कि जो चिकन नेक है उसका एरिया इंक्रीज करना 22 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक। और साथ में जो दूसरा प्लान है बांग्लादेश के बारे में, वो है बांग्लादेश के टुकड़े करना, जैसे हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए, क्योंकि हिंदुओं को यहाँ पे मैसेकर किया जाता है, हिंदुओं को परेशान किया जाता है, इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया। तो इसी पे इंडिया काम कर रहा है। या अपने जो लोग सोचते हैं कि मोदी आराम कर रहे हैं, मोदी आराम नहीं करते। सर यहाँ मैं एक बहुत ड्रामेटिक बात पहली बारी किसी पॉडकास्ट के अंदर ये डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं कि देखिए अरुणाचल है कहाँ, अरुणाचल असम से लगा हुआ है और चाइनीज बॉर्डर वहां पर जो, तो चाइनीज लोग तो अभी इस टाइम न्यूसेंस नहीं है, लेकिन इस टाइम न्यूसेंस है बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, यू नो, वहां पर पाकिस्तानी भी वहां पर पहुंच गए हैं, उनके डिफेंस वाले भी पहुंच गए हैं। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। जहां जहां आपने मुझे बोला कि भाई वहां का पहाड़ों का एरिया टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इट इज ट्रू। और मतलब वहां पर इंटेलिजेंस वाले, आर्मी वाले भी नहीं पहुंच पाते थे। अब यहाँ मैं ये बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान और क्यों हमारा ऑपोजिशन आरएसएस से नाराज है, क्यों डरता है उससे, क्यों नफरत करता है उससे। कि देखिए जब वहां पर इंटेलिजेंस वाले नहीं पहुंच पा रहे थे, आर्मी वाले नहीं पहुंच पा रहे थे, सालों साल आरएसएस के वॉलंटियर नॉर्थ ईस्ट में गए हैं इन इंटीरियर्स, आई एम टेलिंग यू। और वहां जाके उन लोगों ने लोकल लोगों के साथ मिलके अवेयरनेस लाए हैं। इसीलिए आज की डेट में आप अगर देखें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का अस्तित्व है वहां पर। तो इन्होंने जाके अवेयरनेस की लोगों को, और हजारों आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए। मैं खुद जानता हूं, जो आरएसएस के लोग वहां पर पहुंच गए, लोकल भाषा बोलते थे वहां की। तो लेकिन आरएसएस का एक कैरेक्टर ये है कि सर हम देश के लिए करेंगे कुछ, मरेंगे भी तो कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम कुछ आवाज नहीं करेंगे, और वो चुपचाप वो सेवा करते हैं देश की। तो वी शुड एक्नॉलेज कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा हिंदुस्तान का आज पलड़ा भारी हुआ है, बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आरएसएस, जिन्होंने वहां करके, अभी तो खैर आर्मी आ गई, इंटेलिजेंस वहां आ गई आके, लेकिन इन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए ये किस तरह से वहां गए और वहां के लोकल लोगों के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का चैनल क्रिएट किया और हमारा वहां पर प्रेजेंस उन्होंने मजबूत किया जाके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी और बता दूं बात, कि जब आर्मी जाती है तो आर्मी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाती है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई जाती है, सब कुछ सप्लाई जाती है, तभी वो रहती है, उनको सप्लाई चेन मिलती है, तभी आर्मी वहाँ बैठती है। और जब आर्मी बैठती है तो ये नहीं है कि 2-4 आदमी बैठ गए, उनकी जो पोस्ट होती है वहाँ पे कम से कम 10 से 20 लोग होते हैं, और पूरा एमुनिशन होता है, उनको पूरा राशन सप्लाई किया जाता है, चाहे एयर ड्रॉप करके किया जाए चाहे कैसे। लेकिन जब रॉ के लोग बैठते हैं वो आर्मी के भी आगे बैठते हैं। रॉ की जो पोस्टें होती हैं आर्मी के आगे होती है, एडवांस में होती है, आर्मी थोड़ी सी पीछे होती है, आर्मी बिल्कुल बॉर्डर के पास नहीं होती नॉर्मल चक्कर में, जब तक वहाँ बाहर की सिचुएशन हो। तो रॉ के जो लोग होते हैं वो होते हैं 2 से 3 लोग वहाँ पे,
एक या 4 लोग हो जाएंगे, 1-2 लोकल, 1-2 जो दिल्ली से जाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन का रास्ता, जो कम्युनिकेशन वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है और इनको राशन की सप्लाई के लिए एक डिफरेंट चैनल अडॉप्ट किया जाता है। यानी कि इनको कई बार हम जैसे आलू, प्याज, चावल देते हैं और इनको जब ये चीज़ें मिलती है तो वही बहुत है। लेकिन जब ये पोस्ट से वापस आते थे, जैसे हम हेडक्वार्टर में बैठे होते थे, तो अब जब आते समय इनको चाय वाय पिलाता था, चाय ऑफर करते थे इनको, तो कहते सर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, पानी जो झरने बहते हैं उससे पानी पीते हैं। मतलब आप सोचिए कि वहाँ पे नलके का पानी नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आज भी नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ और बाकी चीज़ तो है ही नहीं उसका। सर, लेकिन मैंने तो वो आज इलाका देखा है, सुनिए, शिलोंग एरिया और चिरापुंजी एरिया मैंने देखा है। झरने का पानी इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर टू ड्रिंक ऑल्सो। और वहां पर क्या होता है, कभी गलती से किसी झरने के अंदर सांप अगर आ गया, जहरीला सांप कोई मर गया, तो पूरा गांव बीमार हो जाता था। दे वर सो डिपेंडेंट ऑन अपना झरने का पानी से। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वहां पर बड़ा डिफिकल्ट था। सो आई मीन, आई वुड से हैट्स ऑफ टू रॉ, टू अवर आर्मी एंड आरएसएस। देखिए उदय, मैं आपको एक और बता दूं कि चेरापूंजी मैंने भी देखा है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे डिफिकल्ट एरिया है। चेरापूंजी में आपके पास जाने का रास्ता है, वहां पे आप जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका रोड नहीं बनेगी, और स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं, अब वहाँ पे रोड बन रहे हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है। 2000 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इवन देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रेन नहीं थी, सिर्फ एक ट्रेन जाती है शाम के अंदर, लेकिन अब 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर ट्रेन जाती है। अभी मिजोरम के अंदर एक ट्रेन का कनेक्शन शुरू हुआ है, और बहुत सी जगह में ट्रेन बनाने का काम चल रहा है, ताकि इनको कनेक्शन दिया जाए, रोड दिए जाए, और इनका, और बहुत सी जगह में तो हेलीपैड ही नहीं थे, या मतलब एयरपोर्ट नहीं थे, एयरपोर्ट भी बन गए हैं, और लोगों को कनेक्टिविटी दी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे बॉर्डर एरियाज में 8 एएलजी बने हैं। 8 एएलजी मतलब है कि 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे आपके फाइटर जेट भी उतरते हैं, जहाँ पे आपके जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो भी उतरते हैं और सप्लाई रहती है। लेकिन वेदर उनका इतना खराब है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ पे बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। तो यहीं पे सर, प्रोग्राम खत्म करते हैं कि, और इंडिया का जो सर, एक प्लान है। हाँ, मैं एक चीज और बताऊं तो 13-14 हजार की जो हाइट होती है वहां पर, और 15 हजार की भी हाइट हो जाती है वहां पर। तो वहां आपको बारिश के टाइम हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल, पहाड़ों का मैग्नेटिक पावर बहुत बढ़ जाता है और वहां पर बहुत हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि ये जो रिवर के साथ साथ ये कच्ची रोडों से जाना, और पुलियों पे हम लोग डिपेंड करते हैं ज्यादातर, जो मैंने उधर खुद कुली नहीं मिलते, एक्सपीरियंस किया। कुली नहीं हमारे जो होते हैं ना, जैसे वो फॉरवर्ड एरियाज के अंदर आप गए होंगे बहुत जगह में, जो फॉरवर्ड एरियाज है वहाँ पे हमारे पीएसजी होते हैं, हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मतलब पोर्टर सिक्योरिटी गार्ड, जो सामान उठा के ले जाते हैं। और जब मैं गया था तो वेदर बहुत खराब था, तो हमने बात की हुई है, ये कैसे जाएंगे यहाँ पे, तो पायलट से बात की, पायलट कहता आप चिंता नहीं करो। हमने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत बात है, दिख तो कुछ रहा नहीं, लेकिन पायलट कहता सर नीचे देखो, नीचे रिवर बह रही थी, छोटी सी रिवर, तो कहता है वो रास्ता है, उसके ऊपर जा रहा हूँ, उससे रास्ता दिखता, मतलब उनको जगह पता होती है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हम पहुंच गए, और तब पहुंचे जब वहाँ पे हैवी रेन चल रही थी, और वापस भी आ गए। नॉर्मली अगर रेन चलती है तो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करता, लेकिन जो हमारे अपने हेलीकॉप्टर होते हैं वो पायलट स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशल जो पायलट, वो हमको ले जाते हैं। अगर हमारे पास इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो भी हमको उसको निकालना पड़ता है वहाँ से, और अपने लोगों की सेवा करनी पड़ती है, उनको सेफ गार्ड करना पड़ता है। और आज देश की सेवा चल रही है, और जिस तरीके से आज हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एक बांग्लादेश को मैसेज दे दिया है कि बाज आ जाओ, चलो तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम तो चिकन नेक कह रहे हो, तुम्हारी गर्दन काट देंगे हम। और बांग्लादेश मुझे लगता है बहुत सत्ते में होगा इस चीज के ऊपर कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहा है। और नेचुरली चाइना बड़ा परेशान होगा, जो सोचता था कि इंडिया की डेवलपमेंट नहीं है, आज वो देख रहा है कि इंडिया किस तरीके से डेवलप कर रहा है, और किस तरीके से बेचुका जैसी जगह में जाकर के वो एक ऑपरेशन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, जय रॉ, जय आर्मी,